सो हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा जिसमें हम लोगों ने सेक्शन ए करा था। आज हम करेंगे सेक्शन बी। इससे पहले मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि अगर मैंने सेक्शन ए 40 मिनट्स में कर लिया है जिसमें 40 मार्क्स कवर होते हैं, सो अप्रॉक्सीमेटली मैं उम्मीद करूँगा मैंने समझाने के साथ करा तो आप उसे अप्रॉक्सीमेटली 30 to 35 मिनट्स में कर देना चाहिए, क्योंकि आपको किसी को समझाने हैं, सिर्फ आपको कॉपी में प्रेजेंट करना है। इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए जितने मार्क्स का क्वेश्चन है कोशिश करो उतने मिनट में उस क्वेश्चन को करने के लिए। चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग करते हैं हम सेक्शन बी के लिए। तो सेक्शन बी आप लोगों को अपनी स्क्रीन पे दिखेगा। ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। ए एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसका है 4 -4 और -4 4। तो यहाँ बोल रखा है फाइंड ए स्क्वायर। तो पहले ए स्क्वायर निकालते हैं। तो ए स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर होगा 4 -4 -4 4। इसी को दो बार लिख लो, 4 -4 -4 4। तो रो इंटू कॉलम होता है। तो 4 इंटू 4 क्या होगा आपका? 16। -4 इंटू -4 +4 +16 आएगा। तो माइनस, ठीक है, रो इंटू कॉलम। अब दिस को इससे करो, 4 इंटू -4 -16 -4 दिस -16। फिर नेक्स्ट ये वाली रो इंटू कॉलम, -4 इंटू 4 -16 प्लस 4 इंटू -4 -16। फिर -4 इंटू -4 +16 प्लस 4 इंटू 4 +16। सो आपका जो रिजल्ट आ रहा है ए स्क्वायर, दैट इज कमिंग नियर अबाउट 32 -32 32 ओ -32 और 32। अगर अब कई बच्चे होंगे वो देखेंगे 32 कॉमन है तो 32 कॉमन ले लेंगे क्योंकि सब में है वो। बट इससे पहले, क्योंकि वो क्वेश्चन आगे कह रहा है इफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू पी ए, उसने ऐसा दिया हुआ है, मतलब आप इसमें कुछ कॉमन लो। ए स्क्वायर क्या है? ये ए स्क्वायर। ए स्क्वायर में कुछ कॉमन लो कि वो दोबारा ए बन जाए। तो देखो ए क्या था? 4। तो 32 में क्या कॉमन लिया जाए कि ये 4 बन जाए? तो 8 कॉमन ले सकते हो आप। ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है 32 -32 -32 एंड 32। तो इसमें मैं क्या कॉमन ले सकता हूं? तो इसमें मैं कॉमन ले सकता हूं 8। तो ये मेरा बन जाएगा 4 -4 -4 4, जिसको मैं लिख सकता हूं 8a। इन दोनों को आपको अगर कंपेयर करोगे तो p की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? 8। क्लियर है? तो इसी तरीके से उन्होंने करना है और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन क्या कहती है? इक्वेशन कहती है x² -4x -2 = 0। एक्सप्रेस योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो हम उसी तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले इसमें a की वैल्यू क्या है? 1, b की वैल्यू क्या है? -4 और c की वैल्यू क्या है? -2। तो सबसे पहले d निकालो करो बच्चों, b² -4ac, जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं। और ये यूजफुल है क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट जब ग्रेटर देन 0 होता है तो आप बोलते हो रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। जब ये d = 0 हो जाता है बोलते हो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और जब ये d नेगेटिव हो जाता है तो आप बोलते हो रूट्स आर इमेजिनरी। तो सबसे पहले ये निकालो। तो b² होगा -4 का स्क्वायर, -4 इंटू 1 इंटू -2, दैट कम्स 16। और ये प्लस होके हो जाएगा 8, दैट कम्स 24। तो d की वैल्यू क्या है? 24। अब फॉर्मूला लगाते हैं, b यहां पे d रखो अपॉन 2a। तो जब इसमें वैल्यूज डालोगे तो -4 प्लस √24 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 1 ही है। अब ध्यान से देखो, मैं बोलूंगा अपसाइड डाउन अप्रोच का यूज करना बोर्ड एग्जामिनेशन जब आप शीट में करेंगे, यानी टॉप टू बॉटम, नो एरोज इन फॉरवर्ड। ठीक है, टॉप टू बॉटम का यूज करेंगे, मार्क 0 इक्वल मार्क लगा के करना। तो ये हो जाएगा 4 + -24 को मैं लिख सकता हूं, अगर आप लिखो 4 इंटू 6 तो 4 जो बाहर आएगा वो बन जाएगा 2 इंटू √6 अपॉन 2। दोनों में 2 कॉमन लो तो 2 ± √6 बचेगा अंदर और 2 ये कट जाएगा। तो इस यहां से 2 आपकी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है, 2 + √6 2 - √6। अब बच्चे जो गड़बड़ करते हैं वो यही करते हैं कि वो √6 की वैल्यू, जैसे √6 की वैल्यू होती है 2.449, बच्चे लिखते हैं 2.44, क्योंकि आंसर आपने क्या मांगा? 2 करेक्ट प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस। बट आपको आंसर लिखना होता है 3 डेसिमल प्लेस और उसको राउंड ऑफ करना होता है। तो यहां पे जो आपका आंसर है वो है 2.449। तो ये हो जाएगा 4.449, जिसकी वजह से ये आंसर आएगा नियर अबाउट आपका 445। सेम चीज यहां करो, 2 - 2.449
तो जो कि ये वैल्यू होगी आपकी -0.449, जो कि हो जाएगा -0.45। तो दीज आर द टू वैल्यू जो आपको पता होनी चाहिए कि भाई राउंड ऑफ कैसे करना है। और इसमें जो गड़बड़ होती है बहुत जल्दी आप लोगों को वो मिल जाएगा, जिसमें मैंने पूरा मेथड बता रखा है कि क्या क्या होता है, बोर्ड किस तरीके से लेता है, एनालिसिस भी है 2023 के पेपर का, उसमें सोल्यूशन भी है, तो आप उसको देख के कर सकते हो। आपको आइडिया लगेगा कि भाई क्या क्या गलतियां होती है बच्चों से। वहां पे भी उन्होंने ये चीज गलती मेंशन करी है कि बोला जाता है 2 डेसिमल प्लेस, इसका मतलब लेना होता है 3 डेसिमल प्लेस, जिससे फिर वो राउंड ऑफ कर सके, जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स गलती करते हैं। तो आप लोग ना करें, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन इसका थर्ड है, उसमें राइट एंगल ट्रायंगल बनवा रखा है ऐसा कुछ, और यहां से एक परपेंडिकुलर है, यहां से एक परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर गिरा रखे हैं। ये है F, ये है E, ये है C, ये है 4 सेंटीमीटर, ये है B, ये भी 90 डिग्री है, ये है A, ये है 6 सेंटीमीटर, और ये है D। तो यहाँ पे ये सारी चीजें दे रखी है। इसके अलावा बस एक चीज एक्स्ट्रा दे रखी है, चलो मैं लिख ही देता हूँ। AD इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, CE इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और बोल रखा है BDFE। BDFE ये जो है ये रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो ये लाइन इक्वल भी होगी और पैरेलल भी होगी, और ये भी होंगी ऑब्वियसली, बट इसका मुझे अभी कोई रोल है नहीं, बट आएगा तो देखेंगे। प्रूव दैट दिस ट्राइंगल ADF इज सिमिलर टू FEC, इस वाले ट्राइंगल का। तो देखो, अगर ये लाइन और ये लाइन पूरी लाइन पैरेलल है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल बाय करस्पॉन्डिंग। तो आप लिखेंगे एंगल CFE इज इक्वल टू एंगल FAD, और रीजन में जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे ये वाला, क्योंकि ये 90 अगर इधर है तो ऊपर भी 90 होने वाला है, और ये 90 इधर है तो ये इधर भी 90 होने वाला है। तो CEF इक्वल्स टू एंगल FDA इक्वल टू 90। ये ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, अब बच्चा ये वाला एंगल, तो ये भी करस्पॉन्डिंग ही होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है इसके पास आपके पास लिखने के लिए। ECF इक्वल्स टू एंगल DFA, और रीजन फिर से करस्पॉन्डिंग एंगल ही जाएगा। ठीक है, और यहां पे आप जाओगे और बोलोगे कि बाय AAA एग्जाम ट्राइंगल, जो उन्होंने दिया नाम प्लीज वही मेंशन करना, ADF इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEC। ठीक है, जब ये सिमिलैरिटी हो जाती है तो आप, क्योंकि इन्होंने सेकंड पार्ट में सिमिलैरिटी पूछी है और थर्ड पार्ट में पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ FE, तो मैं बोलूंगा कि यहीं पे कर लो, क्योंकि या चलो यहाँ पे भी ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट बोल रहा है। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या सिमिलरिटी पूछी है, ADF ये वाला ट्राइंगल को सिमिलर करना है बड़े वाले ट्राइंगल के ABC। तो देखो इसमें एंगल FAD इक्वल्स टू एंगल CAB, ये तो कॉमन हो जाएगा, यानी ये छोटा सा ट्राइंगल ये जो मैं बना रहा हूं ओवरराइटिंग कर रहा हूं, और ये बड़ा वाला ट्राइंगल इनमें करना है। तो ये 90 डिग्री है, तो एंगल FDA इक्वल्स टू एंगल ABC इक्वल टू 90, ये भी गिवन है। तो बाय ए एग्जाम भी कर सकते हो, और अभी जस्ट ऊपर लिखा ही है आपने कि एंगल DFA इक्वल्स टू एंगल BCA करस्पॉन्डिंग, ये भी बोल सकते हो। ठीक है, तो बाय AAA एग्जाम ट्राइंगल नाम है ADF इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। ठीक है, थर्ड पार्ट में आप लिखेंगे बाय रिजल्ट 1। रिजल्ट 1 आपने क्या बनाया, ये सिमिलैरिटी, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर साइड्स आर इन प्रपोर्शन। और इसकी साइड्स अगर मैं पहले वाले की दो की बताऊं तो AD अपॉन FE इक्वल्स टू
एफ डी अपॉन सी ई इक्वल्स टू एफ सी अपॉन नहीं सॉरी एफ डी ए एफ अपॉन एफ सी। अब इसमें ए डी पता है मुझे, एफ ई शायद निकालने को बोला है इन्होंने, और ठीक है, तो ए डी आई नो, ए डी कितनी है 6, तो मैं ये वाली लिख रहा हूँ ए डी अपॉन एफ ई इक्वल्स टू एफ डी अपॉन सी ई। ठीक है, ये वाली नहीं लिख रहा हूँ, तो उससे क्या होगा, या ये वाला रब कर लेते हैं, उससे ए डी मेरे को पता है 6 अपॉन एफ ई नहीं पता, वो निकालना है, इक्वल्स टू एफ डी पता है, हाँ सॉरी ये पूरा 12 है ना, तो ये 8 हो जाएगा, और ये चीज़ ये पूरा 12 है, ये 4 है, ये 8 हो जाएगा, और ये रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड था इक्वल। ओके, यहाँ पे एक लाइन लिख लेता हूँ, रुको पहले, बी ई इज इक्वल्स टू बी सी माइनस सी ई विच इज़ 12 माइनस 4 दैट कम्स 8, तो बी ई 8 आया, और एफ डी इक्वल्स टू बी ई अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, ये लिख लेना प्लीज। ठीक है, अब लिखो थ्योरम, ए डी कितना है, ए डी था 6, एफ ई नहीं पता, ये निकालना है, एफ डी अभी आपने निकाला कितना 8, और आपके पास सी ई है 4, तो ये एफ ई इक्वल्स टू 6 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 8, 4 1 2 2 3, तो एफ ई 3 सेंटीमीटर आ गया। फिर मैं बोलूँगा नीचे ही करना। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी एफ, एरिया ट्राइंगल ए डी एफ अपॉन एरिया ट्राइंगल ए बी सी। तो ए डी एफ और ए बी सी मैं यही लिखूंगा फ्रॉम, फोर्थ वाले पार्ट में फ्रॉम रिजल्ट सेकेंड। ठीक है, वही, इफ द टू ट्राइंगल आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज आर is equal to proportion of their square of their sides, proportion of their square of their sides, corresponding sides. So यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो ए डी में ले रहा हूँ, ए डी की जगह मैं एफ डी लेता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, बताओ अब क्यों। चलो पहले ए डी लिखता हूँ, ए डी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू एफ डी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए एफ स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। अब देखो मैं ये वाली यूज नहीं कर रहा, मैं ये वाली यूज नहीं कर रहा, मुझे एफ डी पता है, मुझे बी सी पता है, मैं इसलिए वो यूज करूंगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू एफ डी मेरे पास कितनी है, अभी जस्ट निकाल के लाया था, कहाँ गई ये रही 8 का स्क्वायर अपॉन बी सी का गया 12 का स्क्वायर। तो पहले मैं स्क्वायर से पहले ने ऐसे कर लेता है, 4 2 जा 4 3 जा, तो ये कितना आएगा 4 अपॉन 9 है, 4:9। क्लियर है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आई होगी। चलिए इसके बाद कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है शो द टेबल। तो टेबल आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। टेबल में क्या है, टेबल में कुछ डेटा गिवन है जो कि मंथली इनकम को बता रहा है, और जो कि सारी वैल्यू जो गिवन है वो 10,000 में है। मतलब जहाँ 4 लिखा है तो उसे इंटू 10,000 कर लो, यानी 40,000 है। ठीक है, क्योंकि ये हमें याद रखना होगा, क्योंकि हमें रिजल्ट में यूजफुल है ये। ठीक है, तो तो यहाँ पहले टेबल बना लेते हैं, क्योंकि बिना टेबल के ये क्वेश्चन होगा नहीं। तो यहाँ पे है आपकी मंथली इनकम जो कि है 10,000 में, और यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉय है। तो मंथली इनकम है 0 to 4, फिर है 4 to 8, फिर है 8 to 12, फिर है 12 to 16, और फिर है 16 to 20, और फिर है
22 24 और फिर है कुछ नहीं, ठीक है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है 55 55, नेक्स्ट इज 15, देन 6 06 08 12 4, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये एफ होता है फ्रीक्वेंसी, तो मैं सिग्मा एफ पहले निकाल ले रहा हूँ। सबको प्लस करो 60 70 100, ठीक है। तो ये 100 पीपल आएगा। इसके बाद हम निकालते हैं क्लास मार्क। आपको पता होगा इसकी मिड वैल्यू को कहते हैं क्लास मार्क, तो पहले क्लास मार्क निकालो। तो क्लास मार्क x होता है, इन दोनों को ऐड करो तो ये आएगा 2, ये आएगा 6 10 14 18 22, ठीक है। दीज आर द क्लास मार्क्स। फिर आपको एक अज्यूम मीन करना पड़ेगा, तो यहाँ में मैं अज्यूम मीन इसको कर रहा हूँ, तो मैं सब ब्लॉक को टाक कर रहा हूँ। तो d इक्वल्स टू x माइनस अज्यूम मीन, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ अज्यूम मीन मेरा क्या है 10, तो ये हो जाएगा 2 minus 10 that comes minus 8, 6 minus 10 that comes minus 4, 10 minus 10 0, 4 8 और 12, तो दिस इज योर d। फिर d को क्या करते हैं, d को हम करते हैं u ले लो, कुछ भी ले लो, तो d डिवाइड बाय i, i इज योर क्लास इंटरवल, ठीक है। और क्लास इंटरवल अगर आपको दिख रहे हैं, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बना लेते हैं। सो क्लास इंटरवल आपको कितने का दिख रहा है, 4 का, तो 8 डिवाइड बाय 4 दैट कम्स -2 -1 0 1 2 3। अब बात करते हैं एफ यू की, तो एफ यू हो जाएगा 2 इंटू दिस इज 110 माइनस का, ठीक है। देन -15, ये तो अल्टीमेटली 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 12, ठीक है। अब फिर बात करते हैं सिग्मा एफ यू की, ठीक है। यू सिग्मा नहीं लग रहा है, मान लो सिग्मा है -81, ठीक है। दिस विल -81, और सिग्मा एफ आप पहले से निकाल चुके हो। मीन का फॉर्मूला होता है अज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई, जो क्लास इंटरवल से आपने डिवाइड कराया था। तो अज्यूम मीन हमने माना था 10 प्लस सिग्मा एफ यू आता है -81, सिग्मा एफ आता है 100 और सिग्मा आई है 4। तो मेरा मानना है पहले 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 10 प्लस 3 2 4 डिवाइड बाय करोगे तो पॉइंट आएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो आएगा 6.76, ठीक है। अब ध्यान रखना ये मीन है इन 1000, ठीक है। ये प्लीज मेंशन जरूर करिएगा वरना मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इसमें जीएसटी का है, वो और भी सिंपल है। इसमें आपको ऑलरेडी टेबल गिवन है, जिसमें एलईडी टीवी कितने का है, 12,000 रुपये का है, क्वांटिटी एक है तो और आसान है। MP4 5000 का है, क्वांटिटी एक है और आसान है। उसमें सबसे अच्छी बात है पिछले बार वाले इसमें डिस्काउंट नहीं है, तो जीएसटी भले अलग अलग है बट कोई दिक्कत नहीं। तो इसका हम सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्या करना होगा इसके लिए हमें, इसके लिए सबसे पहले आपको देखो, हाँ इसमें एक चीज़ और मेंशन है, फाइंड टोटल अमाउंट टू बी पेड इंक्लूडिंग जीएसटी। अब देखो मैंने इसका एक अपने स्टूडेंट को एक तरीका बताया है, जैसे आप एसपी निकालते हो प्रॉफिट के साथ, तो फॉर्मूला बन जाता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू CP अपॉन 100। मैंने अपने स्टूडेंट को बताया आप यूज़ कर सकते हो 100 प्लस GST परसेंट अपॉन 100 इंटू जो भी आपका मार्केट प्राइस है, जो लिस्ट प्राइस है। क्योंकि इन्होंने जीएसटी अलग नहीं पूछा है, CGST SGST कुछ नहीं पूछा, डायरेक्ट टोटल अमाउंट पूछा, तो यू कैन यूज दैट द सेम फॉर्मूला टू ओवरऑल द थिंग्स, ठीक है। अदरवाइज आपके पास तरीका वही है कि पहले जीएसटी निकालो, मैं आपको बता दे रहा हूँ। वो जीएसटी निकालेंगे तो पहला है 28% ऑफ 12,000, ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ जो है टीवी, ठीक है। तो 12,000 कर लो, तो 20 से 20 कटेगा, ये आपका आएगा 3360, ठीक है। तो दिस विल बी द कॉस्ट ऑफ जीएसटी ऑन एलईडी टीवी। सेकेंड जीएसटी जो होगा ये होगा आपका 18% ऑफ कितना है 5,000, तो 18 अपॉन 100 करोगे एंड देन 5,000 करोगे, 20 से 20 कटेगा, यू विल गेट अप एंड विथ 900। तो ये आया, और कॉस्ट निकालोगे तो टोटल कॉस्ट जो निकल के आएगी दैट विल बी, जो आपकी पहले कॉस्ट थी 12,000, इसमें 5,000 जोड़ दीजिए, प्लस पहले का जीएसटी 3360 और दूसरा जीएसटी 900 रुपये,
तो टोटल जो कॉस्ट आपकी आएगी 21260 आएगी। दिस विल बी योर फाइनल कॉस्ट। इसी को मैं टोटल कॉस्ट निकालता हूं, क्योंकि जीएसटी वीएसटी नहीं पूछा, तो मैं इसको अलग तरीके से कैसे कर सकता हूं, ये हो गया यहाँ पे। बट अगर मुझे करना है तो मैं ये कर सकता हूं 100 प्लस जीएसटी परसेंट कितना, 28 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12,000। 2 जीरो से यहीं से कट जाएगा, तो ये आएगा 128 इंटू 120 विच विल बी अल्टीमेटली 15360। ठीक है, चाहो तो यही प्लस लगा के अगला भी कर सकते हो। वो अगला क्या होगा, जैसे ये तो यहाँ आ गया, उसका प्लस लगा के अगर आप आगे कर रहे हो तो वो आएगा 100 प्लस कितना जीएसटी है 18% अपॉन 100 इंटू उसकी कॉस्ट कितनी है 5000, तो 2 जीरो तो पहले यहीं उड़ा दो, तो कितना आएगा 118 इंटू 50 विच विल बी 15900, और इन दोनों को अल्टीमेटली जोड़ दो, जो यही आएगा। ठीक है, तो आप ये भी तरीका यूज कर सकते हो फॉर फास्टन ऑफ योर स्पीड। एंड क्योंकि नहीं पूछा, जीएसटी पूछा होता तो मैं आपको बिल्कुल बोलता बेटा जीएसटी निकालो अलग से फिर करो। अल्टीमेटली उन्होंने पूछा फाइनल अमाउंट निकालो, तो दिस इज द बेस्ट मेथड। ठीक है, जो मुझे समझ में आ रहा है। ओके, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 के 3 में क्या कह रहा है जरा देख लेते हैं। इन अ गिवन फिगर ओ, अब फिगर थोड़ा सा खतरनाक है, कोशिश करूंगा बन जाए। ठीक है, एक लाइन पहले सीधी ऐसी है, फिर इससे एक ऐसे कट गया है, ये जो गया है ये आर है, यहाँ से लाइन बी जुड़ रही है। ठीक है, छोटी मोटी गलतियाँ माफ़ कर देना, बहुत होंगी। ठीक है, ये लाइन ऐसे गई है, ये मान लो मिल गया हुआ है, ये एस है, ये ए है, ये क्यू है, ये बी है, ये आर है, ये पी है, इसको भी जोड़ो इसमें। ठीक है, और मान लो ये पॉइंट ओ नहीं लग रहा बट सेंटर, बट मान लो ये है। ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है, ये क्या है, ये 55 डिग्री है, और अरे यहाँ पे भी है, ये कहने रहे हैं, और ये जेड है। खतरनाक। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने जो पूछा है, ओके, सो बहुत सारे तरीके किसी से भी कर लेते हैं। मान लीजिए हैं, सबसे पहले लिखता हूँ मैं ये वाला एंगल के बारे में। ठीक है, तो ये एंगल ना सेमी सर्कल 90 डिग्री हो जाएगा, यानी इसको मैं लिखता हूँ पी एस बी इक्वल्स टू 90, और यहाँ पे लिखूंगा एंगल इन सेमी सर्कल। एंगल इन सेमी सर्कल, तो वो 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ओके, एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री होने के बाद ये भी तो 90 होगा नीचे वाला, यानी एंगल बी एस क्यू इक्वल्स टू 90, बिकॉज एंगल पी एस बी, या एक काम करो पहले लिख दो बी एस क्यू एंड पी एस बी इक्वल्स टू 180, और रीजन में दे दो लीनियर पेयर। ठीक है, ऐसे मत लिखो, तो बी एस क्यू प्लस 90 इक्वल्स टू 180, तो यहाँ पे आएगा बी एस क्यू भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये 90 है 55, जेड निकाल सकते हो आराम से, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 55 प्लस 90 प्लस जेड इक्वल्स टू 180। प्लीज इसको डायरेक्ट मत करना, एंगल बी क्यू एस प्लस एंगल क्यू एस बी प्लस एस बी क्यू इक्वल टू 180, और रीजन में लिखा एंगल सम प्रॉपर्टी, तो ये हो जाएगा आपका 145 प्लस जेड इक्वल टू 180, तो यहाँ जेड की वैल्यू आएगी 180 माइनस 145 विच विल बी 35 डिग्री। एनी डाउट? ओके, अब ध्यान से देखो, ये कॉर्ड दिख रही है, इस कॉर्ड से ये एंगल बना है, इस कॉर्ड से सामने सर्कमफ्रेंस पर जो एंगल बनेगा वो भी इक्वल होगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है। तो सामने जो एंगल बना है वो है एस आर बी विच इज एक्स, जो कि एस बी क्यू के इक्वल होगा, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, ए एस टी। तो एस आर बी जो कि एक्स है, ये कितना निकल गया है 35 डिग्री। क्लियर है? और इसी कॉर्ड से सर्कमफ्रेंस पे एंगल बना है और इसी कॉर्ड से सेंटर पे एंगल बना है, तो एंगल एस ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल एस आर बी विच इज 2 into 35 विच विल बी 70 डिग्री। तो एस ओ बी आपका 70 आ गया।
अब कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि सर ये जो लाइन आ रही है सेंटर से आ रही है, क्या ये टोटल 90 होगा? बिल्कुल 90 होगा। तो 90 से आपने z माइनस करा तो ये आ जाएगा, या ये 90 ये 55, तो आप ये निकाल लो, ये निकल जाएगा तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा तो ऑल्टरनेट सेगमेंट से z निकल आएगा। देखो ये 90 ये 55, ठीक है, तो ये कितना निकल के आएगा? तो वही 35, ये 35 ये 35 ये 35, तो ये 35 और ये 70। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट कह रहा है देयर आर 3 पॉजिटिव नंबर इन जीपी। तो जब भी जीपी पे 3 नंबर आए, तो देखो मैं हिंट दे रहा हूं, ए एक्स और a अपॉन एक्स ऐसे लेंगे जब जीपी की बात करेंगे। जब एपी की बात करेंगे तो इसका मैं हिंट बता देता हूं, एपी की बात होगी तो ए प्लस डी, ए माइनस डी, क्योंकि जब एपी की बात करेंगे तो सम होगा, जीपी की बात करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा। तो आप यही कंडीशन यूज करोगे। ये कब है? जब 3 नंबर हो, 4 हो मल्टीप्लीकेशन में, तो आप ये नहीं कर सकते कि a प्लस आर कुछ कर दिया, नहीं। तब आपका होगा a अपॉन आर, ये बीच का नंबर होगा, इसका नेक्स्ट नंबर होगा ए आर, और अगला होगा ए आर क्यूब, और उसके पीछे वाला होगा ए आर क्यूब नीचे। ये 4 नंबर के लिए, सेम 4 नंबर के लिए एडिशन में a प्लस डी अगर आगे लिख रहे हो तो a माइनस डी पीछे लिखोगे, और उसके बाद आएगा a प्लस 3d और a माइनस 3d, क्योंकि चेक करो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 2d का, सेम इन दोनों में मल्टीप्लीकेशन है 2r का, ओ r स्क्वायर का, सॉरी। तो ये चीज थोड़ी सी याद रखने वाली है, ठीक है। अभी 3 नंबर है, 3 नंबर का प्रोडक्ट कितना दे रखा है? 3375, 3375। अब देखो लेट मानना है तो आप कुछ भी मान सकते हो। ये फायदा इससे है, एक्स से एक्स कट जाएगा, ए क्यूब आएगा 3375, जो कि होता है ए क्यूब रूट 3375, जो कि आपका किसका होगा? 15 का। तो ए आपको मिल गया। फिर उन्होंने कंडीशन क्या गिवन है? उनकी कंडीशन गिवन है फर्स्ट और सेकंड का प्रोडक्ट करिए और ऐड करिए प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड में। तो यानी फर्स्ट और सेकंड ये, और सेकंड और थर्ड ये। आंसर आ रहा है 750। तो मुझे एक बात बताओ, यहां ए स्क्वायर नहीं मिल गया, यहां भी ए स्क्वायर मिल गया, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स ही तो बचा एक तरीके से, और ए स्क्वायर और कुछ नहीं, 15 का स्क्वायर जो कि होता है 225, ठीक है। कटेगा कुछ? हाँ बिल्कुल कटेगा, ये आएगा 10 और ये कट के बचेगा 3, ठीक है। 75 10 जा 75 3 जा, ठीक है। तो इसे एलसीएम ले लो, तो 3 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल्स टू 10, तो ये जाएगा 3 प्लस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 10x। इसको दलाओ, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0, 3x कॉमन ले लो, x माइनस 3 आएगा, माइनस कॉमन ले लो, x माइनस 3 आएगा, x माइनस 3 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 3, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1/3, 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1/3, ठीक है। अब दोनों वैल्यूज आप यूज कर सकते हो। जब x 3 रखोगे तो यहाँ पे 3, यहाँ 3 रखोगे, वैल्यूज अपने हिसाब से हो जाएगी, 1/3 रखो तो जीपी जो है वो उल्टी मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने और कुछ नहीं पूछा, यहाँ से पूछा, अच्छा हाँ, फाइनल नंबर्स, प्लीज लिसन मी वेरी केयरफुली। यहाँ पे नंबर्स पूछा है, यहाँ मैंने a और x में निकाला, तो हमने नंबर माना था। अगर आप इसको ले रहे हो तो ये देखो 15 डिवाइड बाय 3, 15 और 15 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 45। तो नंबर्स आर दीज, फाइनल आंसर देना है नंबर्स का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आया होगा, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका हिस्टोग्राम का, इसे हम लास्ट में करेंगे, तो फिर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ओके, है इसके बाद जो क्वेश्चन दे रखा है वो कॉनिकल टेंट का है। ऐसा कुछ सिमिलर क्वेश्चन आपका एसएन की बुक में भी है, उसमें थोड़े वर्ड्स जंबल कर रखे हैं और मैंने यूट्यूब पे भी डाला था, तो आप उसे देख भी सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा हर एक चैप्टर का, तो आप देख लेना। अ टेंट इज इन शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय कॉनिकल टॉप, मतलब एक सिलेंडर है और उसके ऊपर आपका एक कोन है,
ठीक है, ऐसा कुछ। फिर बोले इफ द हाइट एंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, जो रेडियस है और जो हाइट है वो सेम है, और वो कितनी है 7, तो यहाँ का रेडियस कितना है 7, तो वही उसकी क्या है हाइट है। क्लियर है। फिर वो कह रहे हैं तो टोटल हाइट बोले तो ये 14, तो मुझे बताओ अगर ये 14 है और ये 7 है तो इसकी भी तो हाइट 7 ही हुई, तो ऑलमोस्ट सारी साइड 7 ही है। अगर मैं इसके रेडियस की बात करूं तो इसकी रेडियस भी 7 है क्योंकि इस पर सरमाउंटेड है, तो ये 7, ये 7, इसकी हाइट 7, इसकी हाइट 7, तो सब कुछ 7 है। ठीक है। फिर वो आगे क्या बोल रहे हैं, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ एयर कंटेन इनसाइड द टेंट, दैट मींस दे आर आस्किंग अबाउट द वॉल्यूम। तो भैया एयर है तो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि नीचे तो यही होगा, और ऊपर वाले का हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, उसका भी यही होता है। और इत्तेफाक से रेडियस और हाइट दोनों सेम है, तो ये क्वांटिटी तो सेम ही है, तो मैं क्या इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकता 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये फुल है, ये 1/3 है उसका, तो 4/3, तो 4/3 22/7, आर कितना है 7 का स्क्वायर इंटू एच बोले तो 7, एक 7 से एक 7 कट गया, 4 × 22 × 49 डिवाइडेड बाय 3, विच विल नियर अबाउट 4312 डिवाइड बाय 3, जो कि आंसर आएगा 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। 33 आता चला जाएगा तो मीटर क्यूब। फिर उन्होंने क्या बोला है, रेडियस ऑफ द स्फीयर हुज वॉल्यूम इज इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ एयर, तो ये नहीं बोले वॉल्यूम के बराबर है, वो क्वांटिटी का पता है तो आपको पता चल जाएगा। तो ये स्फीयर है, तो इसका वॉल्यूम मैं लिख रहा हूं 4/3 पाई आर क्यूब, मैं ये ऐसे लिखा रहा हूं। इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम है, तो मैं सेम रख देता हूं, ये वी डैश है, दोनों का वी रखो बल्कि, 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 4/3 क्या है, पाई से पाई गया, आर क्यूब मुझे नहीं पता, बट ये तो पता है 7 का स्क्वायर इंटू 7, तो आर तो 7 ही आ गया, सिंपल। तो बोर्ड के क्वेश्चन काफ़ी हद तक ऐसे ही होते हैं जो इजीली सॉल्व हो जाए। क्लियर है। तो इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए थोड़ा सा फिगर को देख लीजिए, क्योंकि फिगर आपको समझ में आना चाहिए, तभी ये वाला क्वेश्चन अच्छे से होगा। कुछ ऐसा है, यहाँ पे एक 6 पॉइंट है और यहाँ पे जो कट कर रहे हैं वो -6 से कट रहे हैं, और एक लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, जो यहाँ कट कर रही है, यहाँ पे -1 पे है, एक लाइन ऐसे गई है, ये -1 है, और ये है, ये भी -1 है। इस पॉइंट को बोला गया है M, इस पॉइंट को बोला गया है N, इसको बोला गया है S, ये बोला गया है R, और ये दोनों लाइन आपस में 90 डिग्री बना रही है। यहाँ पे कहीं एक B पॉइंट है जिसको बोला गया है -3/2, और ये Q पॉइंट बोला गया है, ये तो ऑब्वियसली ओरिजिन है, और यहाँ पे कहीं एक पॉइंट है A जिसकी वैल्यू बोली गई है, जो पॉइंट बोला गया 2, -3। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हुआ होगा। तो क्या बोल रहे हैं, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A 2, -3 एंड B -3, 2 is intercepted by x-axis at point M and y-axis at point N। M और N पे एक्सिस पे कट कर रही है। PQ is a perpendicular to AB produced at R। AB को अगर आगे प्रोड्यूस करे, ये पॉइंट का रोल वैसा कुछ है नहीं, PQ लाइन के लिए है, ठीक है, ओके। सो PQ इज परपेंडिकुलर, तो यहाँ Q है वो P है, S 0.6 वाला है। फिर वो बोल रहे हैं मीट y एक्सिस एट 6 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन एस शोन इन फिगर एट S, फाइंड द कोऑर्डिनेट। M और N के तो साफ दिख रहे होंगे, M ये रहा, x एक्सिस पे है, तो M के कोऑर्डिनेट क्या होंगे -1, -0, तो y तो होना नहीं है। N के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, -1, क्योंकि यहाँ x नहीं होगा। सेकंड पार्ट कह रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ S, तो कोऑर्डिनेट भी y एक्सिस पे है, तो इसके 0, y एक्सिस पे है तो x नहीं होगा। फिर थर्ड पार्ट क्या पूछ रहे, स्लोप, तो स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ AB, तो उसका फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो y2 ये रे, तो आप इनको रखोगे तो क्या आएगा -3 - 2 अपॉन 2 -3, आप डाल सकते, इसको रखो -3 - 2
2 -3, तो ये आ जाएगा -5/5 जो कि होगा -1। तो स्लोप आ रहा है -1। अब जो फोर्थ पार्ट है वो पूछ रहा है इक्वेशन ऑफ पी क्यू। तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू के लिए पहले स्लोप चाहिए, और स्लोप ये परपेंडिकुलर आपको इन्होंने गिवन है। तो आप बोलेंगे स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल्स टू -1 स्लोप ऑफ ए बी। अब यार रीजन में लिखोगे बोथ द लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वहां लिखोगे m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो स्लोप ऑफ पी क्यू -1, और ये खुद -1 है, कट के क्या हो जाएगा 1। तो स्लोप ऑफ पी क्यू आपके पास आ गया y - y1 m x - x1। पॉइंट के लिए ये वाला पॉइंट इस्तेमाल करेंगे, तो ये है 6, m है आपका 1, x क्या है 0। सो y - 6 इक्वल टू x, y इक्वल्स टू x + 6। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हाइट एंड डिस्टेंस का। ये एक रॉकेट है जो कि है 100 मीटर ऊंचा। यहां पर एक रेफरेंस लाइन दे रखी है, ये भी है, और यहाँ पे ये एंगल गिवन है 42 डिग्री, ये एंगल गिवन है 54 डिग्री, और इससे ये 42 है और ये 54 है। ये पॉइंट ए गिवन है, ये पॉइंट बी गिवन है, ये पॉइंट सी गिवन है। इसको मैंने माना है एक्स, तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स ए एंड बी ऑन अपोजिट साइड ऑफ अ lighthouse of height 100 meter is respectively 42 and 54. The line joining of the two ships passes through the foot of the lighthouse. Find the distance between the two ships A and B. अब देखो, जब आप A and B में डिस्टेंस फाइंड करते हो तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है, मैं आपको बताता हूँ वो प्रॉब्लम। क्योंकि बच्चा सोचता है ये परपेंडिकुलर है, मुझे ये डिस्टेंस निकालना है, तो बेस tan थीटा लगा देता हूँ। तो यहाँ जब आप लगाओगे tan 42 tan थीटा, परपेंडिकुलर लिखोगे cx और बेस लिखोगे xb, क्योंकि आपको लगेगा xb निकालना है। मान लेते हैं tan 42 की कुछ वैल्यू 0.4782, 4 डेसिमल प्लेस तक तो निकालोगे। cx 100, xb इक्वल्स टू 100/0.4782 आप लिखते हो। तो भाई 4782 का टेबल आप लिखने वाले हैं या बोर्ड वाले आपको प्रोवाइड करने वाले हैं? तो ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। तो ये तरीका अगर बेस निकालना है तो मेरे हिसाब से सबसे वाहियात तरीका है, बेकार तरीका है, मत जाना, फंस जाओगे। तो बेस्ट क्या है, कॉट लो, कॉट 42 लिखो। कॉट जब 42 लिखते हो तो आप आता है बेस पहले, तो एक्स भी ऊपर आ गया और फिर आता है परपेंडिकुलर सी एक्स नीचे। कॉट 42 को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस आपका 50 है ना, 58 नहीं 48 सॉरी, हाँ। एक्स भी नहीं पता, सी एक्स आपको 100 पता है। अब ये 90 कॉट 90 माइनस सीटा क्या होता है, tan 48 निकालना 10 ही है, बस थोड़ा स्मार्टली वर्क करो। tan 48 की वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाल रखी है, विच इज 1.11061। अब तुम कहोगे 5 डिजिट तक क्यों निकाला, अब इसका वेट करो, अपने आप समझ में आ जाएगा। XB की वैल्यू 2 डेसिमल इधर चली जाएगी, 111.061 मीटर। ठीक है, इसके बाद सेम चीज मैं इसके साथ भी करूंगा, इसको भी मैं कॉट से लूंगा, कॉट 54, इसका हो जाएगा बेस AX अपॉन CX। कॉट 54 को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस आपका 36, तो AX आपको नहीं पता, CX आपका 100 है, ये कॉट 36 आ जाएगा और AX और 100। कॉट 36 की वैल्यू है 0.72654। ये आपको मिलेगा ट्रिग्नोमेट्री टेबल में, नहीं आता डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, देखो अच्छा आगे सीखो कैसे आप टेबल से वैल्यूज निकाल सकते हो। ठीक है, तो AX की वैल्यू यहां से आएगी 72.654। दीज आर द टू वैल्यूज जिनको आप ऐड करोगे AB निकालने के लिए, तो यू विल गेट 72.654 प्लस 1111061 which will equal to 183.715 मीटर। अब ये तो मैंने निकाल दिया वैसे वैल्यू, फिर मैं बोला गिव योर आंसर करेक्ट टू नियरेस्ट प्लेस, तो वो सेकंड वाला जो होगा दैट इज 184 मीटर। ठीक है, तो अगर कैलकुलेटर होगा आपके पास तो ये तो आप कर सकते हो 10 से जैसे आपने करा होगा, बट अगर कैलकुलेटर नहीं है जो कि बोर्ड में नहीं मिलता तब फंस जाओगे। तो इसलिए मैंने आपको तरीका सिखाया, तो वैसे यूज कर लो, कुछ बता रहा हूं। ठीक है, ओके। सो उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी, इसे नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट चलते हैं आगे।
ये क्वेश्चंस में? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इक्वेशन का थोड़ा सा लेवल डाउन होगा। फिर से बोल रहा हूँ, इन इक्वेशन ईजी होता है बट बच्चे काफी उसे लाइटली लेते हैं और उसमें छोटी मोटी गलतियां बहुत करते हैं। ठीक है, इसमें जो गलतियां होती है उसको इग्नोर करने के लिए मैंने एक तरीका बनाया है, मैंने अपने बच्चों को बताया भी है। अगर आपको बहुत फुर्सत से सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उसे चेक कर सकते हो, आराम से सीख सकते हो। ठीक है, वो कह रहा है 3 माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 1 माइनस x अपॉन 3 ग्रेटर देन 2x अपॉन 5, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। पहले इतने पार्ट को लो, 3 माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 3। अब देखो 3 यहां से लोगे, फिर यहां जाओगे, मैं मल्टीप्लाई बाय 3 कर रहा हूं, यहां लिखो मल्टीप्लाई बाय 3, उससे क्या होगा, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 3x प्लस ये भाग जाएगा नीचे से 3x माइनस दिस 2x होगा। अब चलो पहले कर लो फिर बताता हूं। 2x प्लस 1, अब देखो ध्यान से, ये नेगेटिव नंबर है मेरा, हाँ इक्वल टू तो लगा देंगे, ये नेगेटिव है। अगर मैं इसी को यही डील करता हूँ, इसको यहाँ ले जाता हूँ, फिर -6 से डिवाइड करता हूँ या -4 जो आएगा उससे डिवाइड करता हूँ, वहां मैं फंस जाऊंगा। क्योंकि जब माइनस नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटीज को उल्टा करना होता है, जहां पे बच्चे सबसे ज्यादा फंसते हैं, नहीं करते। तो आप क्या करो, इस नेगेटिव नंबर, अगर वेरिएबल जो आपका है वो नेगेटिव है, बड़ा वेरिएबल जो है वो नेगेटिव है, तो उसको मूव कराओ। 9, इसको मैं इधर ला रहा हूँ माइनस 2x, और ये इधर जाके किसका हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 8x ग्रेटर देन इक्वल टू 8, जो कट के क्या हो जाएगा 1, इक्वल इक्वल लगा दो, 1 इज लेस देन इक्वल टू x। तो ये एक इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट वाले पे जा सकते हैं। नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है, 1 माइनस एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स, यहां भी है 2x अपॉन 5। अब तो कहोगे से यहाँ तो 3 और 5 है, तो 3 और 5 कैंसिल ले लो, 15 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 15x। अब 15 से 3 को करोगे तो 3 कट जाएगा, बचेगा 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करो प्लस 5 माइनस 5x, यहां 3, ये 6x। क्लियर है? अब ये देखो ये पॉजिटिव है, इसको मत मूव कराओ, इसको लाओ, तो 15x में से ये 5 चलेगा तो बचेगा 10x। ठीक है, और ये इधर आके हो जाएगा माइनस का, और ये इधर जाके किसका हो जाएगा नेगेटिव, ये आएगा 4x ग्रेटर देन इक्वल नहीं है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5, x इज ग्रेटर देन माइनस 5 अपॉन 4, जो कि हो जाएगा 1.25। ठीक है, अब इसको नंबर लाइन में कैसे ड्रॉ करोगे जरा ध्यान से देख लो। 0 माइनस 1 2 -1 -2 -3, तो -1 के बाद होगा -1.5, यहां बनाओ और इस पे खाली गोला लिखो और लिखो -1.25। यहां 1 पे भरा गोला बनाओ क्योंकि इक्वल है, और इस पे लाइन बना दो। अच्छा, इक्वल एक साथ नहीं लिखा मैंने, वो यहां लिख रहा हूं, एक्स इज ग्रेटर देन कितना है और लेस देन कितना है 1, और ग्रेटर देन है -1.25। इस तरीके से एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरीके से मेंशन करना पड़ेगा बोर्ड्स में भी। आफ्टर दैट अगर ये नंबर लाइन श्योर नहीं हो तो मैं मानता हूं एक ये भी कर सकते हो, क्योंकि बोर्ड ये सजेस्ट करता है। ठीक है, यहां पे एक पक्की लाइन बनाओ और यहां पे मेंशन करो -1.25, और यहां पे एक ऐसी कर्व लाइन बनाओ और उसके बाद ये पोर्शन ऐसे दिखाओ। बोर्ड ये सजेस्ट करता है, अपनी उन्होंने मार्किंग स्कीम में भी यही गिवन है। ठीक है, हम ये चल सकता है, ऐसा नहीं है गलत है। सॉलिड सर्कल है आपका, होलो सर्कल, ये बोर्ड्स ने मार्किंग स्कीम पे दिए, तो आप दोनों बना दो, ज्यादा 1 सेकंड 10 सेकंड का फर्क है। क्लियर है? ओके, सेकंड क्वेश्चन देख लो। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सर्कल है, ये लाइन उसको टच करके जा रही है, ई ए, ये गया एफ, यहां पे ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे, ये सी, ये डी, ये लाइन ऐसे जा रही है, ये है 62 डिग्री, ये है 43 डिग्री, ये ए, ये एफ, ये ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले पूछा है एंगल ए डी सी, तो एंगल ए डी सी कैसे निकालोगे? देखो हाँ,
ये लाइन और ये लाइन बराबर है, तो देखो सीधी बात है, अगर ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है, ये पॉइंट नहीं लिखा ना बी, बी सी और सी डी बराबर है, तो बी सी डी, दिस ट्रायंगल इज आइसोस्केलस ट्रायंगल। आइसोस्केलस ट्रायंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो अगर ये 43 है तो ये भी 43 होगा, ठीक है। तो पहले मैं लिख रहा हूँ सी बी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी डी बी, बी सी इक्वल्स टू डी सी, सो ट्राइंगल बी सी डी इज आइसोस्केलस ट्राइंगल, ठीक है। तो आपका सी डी बी जो आया वो आया 43 डिग्री। अब ये 43 होगा तो टोटल कितना हो जाएगा 105, सिंपल है, ये पूरा 105 हो जाएगा, ठीक है, पूरा हो गया 105, क्लियर है। अब ये 105 है तो अपोजिट वाला एंगल कितना होगा 75, 75 में से 43 माइनस कर दो तो ये कितना निकल के आएगा, करो, ये आएगा आपका 32 है ना, 75 में से 43 तो ये आपका आएगा 32, तो दिस विल बी 32 डिग्री। ये 32 डिग्री है, ये कॉर्ड है, और ये एंगल कितना होगा फिर, ये भी 32 डिग्री होगा, चेक करो, ठीक है, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से, क्लियर है। कर लो, बस सिंपल लिखना है, आपको क्या लिखना है, इस बार में लिखोगे एंगल D प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180, तो आप क्या लिखोगे, सम ऑफ टू अपोजिट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंगल आर सप्लीमेंट्री या 180 सम दोनों का, तो D यहाँ B की वैल्यू क्या निकल के आएगी फिर इससे 75 डिग्री। अब B जो बना है वो इन दो एंगल से मिलके बना है, ये 43 की बना है तो ये कितना निकल गया 32, और अगर ये 32 है तो ये भी 32 होगा, क्योंकि इस कॉर्ड से ये सामने बना है और इस कॉर्ड के साथ टेंजेंट के साथ एंगल क्या बना है 32, तो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से आप कर लोगे, क्लियर है, करके नहीं बता रहा बट कर लेना, ठीक है, हो गए। इसके बाद जो इसका थर्ड पार्ट है जो कि आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है, ये सबसे बड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है इस पूरे क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, बट इसके एक मजेदार बात है कि इसमें आप आराम से बाकी पार्ट निकाल सकते हो विदाउट नोइंग फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। जैसे अभी मैं बता देता हूं क्वेश्चन क्या है। मान लो एक ट्रायंगल है ऐसा, ठीक है, इस ट्रायंगल का नाम इन्होंने बोला ए बी सी, तो ए की कोऑर्डिनेट्स बोल के ए स्मॉल बी, बी जो यहाँ पे है उसको -4,3 लिख ले रहा हूँ, और जो यहाँ सी है उसको मैं लिख ले रहा हूँ आपका 8,-6, ठीक है। वो बोल रहे हैं डी एक पॉइंट है, तो डी मैं आपका एक पॉइंट बना लेता हूं जो 2:1 में डिवाइड करना है, बी डी और डी सी ऐसा गिवन है, बी डी रेशियो डी सी इक्वल टू 2:1, तो ठीक है, ये 2 है, ये 1 है, ठीक है। अब सेक्शन फॉर्मूले से आप डी कोऑर्डिनेट आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इस लाइन को ज्वाइन करा इस लाइन को, और अब बोला है यहां पे एक पॉइंट है जो कि एम है, जो कि इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो ये डिपेंडेंसी क्वेश्चन हो गए, मतलब अगर ये सही नहीं निकाला तो ये तो भूल जाओ, ठीक है। और फिर क्या बोला है, अच्छा ये गिवन है, ये कितना गिवन है एम कितना गिवन है 6,0, ठीक है। तो अगर ये सही नहीं निकला, ये गिवन है, तो ये तो नहीं निकलेगा नहीं। बट एक मजेदार बात दे दी इन्होंने कि एक लाइन बताओ थर्ड पार्ट में, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू एम पैरेलल टू बीसी, यानी ऐसी बीसी के पैरेलल, तो इसके लिए कोई जरूरत ही नहीं है, आप सबसे पहले स्लोप ऑफ बीसी निकालो, ठीक है। स्लोप ऑफ बीसी इज द स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, ये लिखोगे, पॉइंट भी पता है, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन भी पता है, तो क्या दिक्कत है। तो आपको कुछ नहीं करना फर्स्ट और सेकंड पार्ट से, तो पहले सेकंड पार्ट निकालते हैं डी कोऑर्डिनेट, तो उसके लिए मैं पहले एक्स निकाल रहा हूं, एम x2 प्लस एन x1 अपॉन एम प्लस एन, ये आपने फॉर्मूला देखा होगा, एम है 2 × 8 प्लस 1 × -4 दैट कम्स 2 + 1 3, ये आएगा 16 - 4 दैट कम्स 3, तो ये हो जाएगा 12/3 दैट कम्स 4। y के लिए सेम m y2 प्लस एन y1 अपॉन m प्लस एन, तो ये कितना है m 2 × -6 1 × 3 अपॉन 2 + 1, तो ये हो जाएगा -12 + 3 दैट कम्स 3, जो कि आएगा -9/3 जो कि -3। तो D के जो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 4, -3, ठीक है, D के कोऑर्डिनेट आए हैं। अब D के कोऑर्डिनेट से आपको मिड पॉइंट निकालना है, तो मिड पॉइंट क्या होगा, ये मिड पॉइंट है ना, तो ये निकालना है, तो A + D का कोऑर्डिनेट 4 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो मिड पॉइंट आ जाएगा 6, तो यहां से
ये हो जाएगा 2 6 12 और -4 करो 8, तो 8 a की वैल्यू आई 8। नेक्स्ट है b प्लस -3 अपॉन 2 इक्वल टू 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, b की वैल्यू क्या आएगी 3, तो a और b आ गए। अब आपको क्या चाहिए, स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC, तो उसके लिए y2 -6 -3 अपॉन 8 -4, तो ये कितना आया -9 अपॉन 12, 3/4, तो -3/4 स्लोप आ गया। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, y - y1 m x - x1, y - y1 बोले तो क्या होगा, y1 पॉइंट कौन सा है, ये वाला 6 0 -3/4 x - x1 6, मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा -3x/4 और ये हो जाएगा आपका +6, 18 नहीं होगा ना, 2 हो जाएगा ना, ये 4 से काटोगे 2 हो जाएगा, 2 3 6/2, 9/2, सॉरी 9/2। ठीक है, चाहिए तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये भी बना सकते हो, 4y = -3x + 18, ये भी इक्वेशन सही है। ठीक है, ओके, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और 10। ठीक है, उससे पहले ये नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 से करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है देख लो। क्वेश्चन नंबर 9 में x³ + 3x अपॉन 3x² + 1 = 14/13 है। ऐसे वाले क्वेश्चन मैंने काफ़ी अपनी वीडियोस में करा रखे हैं, तो आप उसे देख के कर सकते हो। इसमें करने क्या है, अप्लाई कंपोनेंट डिविडेंड, तो अप्लाई CND भी लिख सकते हो, अप्लाई CND लिख रहा हूँ मैं, आप कंपोनेंट डिविडेंड लिखना, x³ + 3x + 3x² + 1 अपॉन x³ + 3x - 3x² - 1 = 14 + 13, 14 - 13। ये होता है x + 1 का होल क्यूब, ये होता है x - 1 का होल क्यूब, मोस्ट ऑफ द टाइम तो यही होता है। ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 1, क्यूब रूट ऑन बोथ द साइड कर दो, x + 1 आएगा, x - 1 आएगा, और ये हो जाएगा 3। प्लीज क्यूब रूट ऑन बोथ द साइड जब लिखो तो लिखना जरूर। ठीक है, अप्लाई CND फिर से कर रहा हूं, चाहो तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो x + 1 + x - 1 अपॉन x + 1 - x + 1 = 3 + 1 अपॉन 3 - 1। अब देखो जब यहाँ करते हो तो अपॉन में 1 बच्चे भूल जाते हैं, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, 2x/2, ये आ जाएगा 4/2 जो कि हो जाएगा 2, यहाँ कर जाएगा तो x की वैल्यू क्या आएगी 2। ठीक है, ओके, इसके बाद वो कह रहे हैं, एक क्वेश्चन है, टोटल एक्सपेंस ऑफ द ट्रिप फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल इज 18,000, यानी कुछ लोग हैं जिनके लिए जो ट्रिप पे जा रहे हैं उनका टोटल खर्चा जो है वो है 18,000 का। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं इफ 3 मोर पीपल, यानी अगर मैं मान लूं पीपल x थे तो ईच बंदे का ईच एक्सपेंस जो है वो हो गया 18,000 अपॉन x। ठीक है, अब वो कह रहे हैं तो इफ 3 मोर पीपल आर ज्वाइन टू दैम, यानी अब टोटल लोग हो गए x + 3, देन द शेयर रिड्यूसेस बाय 3,000, यानी अब ईच एक्सपेंस जो हो चुका है वो हो चुका है, जब न्यू पीपल आ गए तो 18,000 अपॉन x + 3, दिस इज योर न्यू एक्सपेंस। और ये इस वाले एक्सपेंस से ये वाला एक्सपेंस 3,000 कम है, तो 18,000 अपॉन x - 18,000 अपॉन x + 3 इज इक्वल टू 3,000। तो अगर आप इसमें 18,000 कॉमन लेके कट कर देते हो तो यू विल गेट 18,000, अगर आप कॉमन ले लीजिए तो 1/x माइनस x/3 विच इज 3,000, तो 3 1 2 3 3 6, यहाँ करोगे तो x + 3 आएगा, -x आएगा और x + 3 बच जाएगा, और ब्रैकेट में एक बार क्या है 6, और यहाँ कुछ नहीं है, तो ये पूरा इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे x का है तो 18 आएगा, इक्वल्स टू x² + 3x, इस 18 को इधर ला रहा हूँ, माइनस का 18 हो जाएगा विच इज 0, तो x²
प्लस 6x माइनस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0, ठीक है। और x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 6, और आपका माइनस 3 कॉमन ले लो, x प्लस 6, तो x प्लस 6 और x माइनस 6 3 आएगा इक्वल टू 0। इधर से x की वैल्यू एक माइनस 6 आएगी, एक x की वैल्यू 3 आएगी। जो ये लेनी है माइनस 6 नहीं लेनी है, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। आप अपने आंसर को चाहो तो चेक भी कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज बेस्ड अपॉन कंस्ट्रक्शन। सो कंस्ट्रक्शन, हिस्टोग्राम, और एक लास्ट क्वेश्चन है रिफ्लेक्शन वाला, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो होपफुली ये चीज़ें पहले समझ लो, उसके बाद आराम से करेंगे। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वो क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 10 और करा देता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, जरा ध्यान से आराम से समझो। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक fx है, तो fx की वैल्यू गिवन है आपकी 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। तो देखो पहले इसमें 1 डालो, 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 9 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1 प्लस 6, ये हो जाएगा 2 माइनस 9 प्लस 7 प्लस 6। तो यहाँ छोड़ दो बिकॉज इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। f की वैल्यू माइनस 1 डालो, तो आएगा 2 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर क्यूब माइनस 9 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू माइनस 1 प्लस 6, माइनस 2 आएगा, ये माइनस 9 हो जाएगा, माइनस 7, बहुत सारे नेगेटिव नंबर आए, ये प्लस 6 है, तो इसको भी छोड़ दो, इज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट टाइम डालो 2, तो 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 9 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 8 16 माइनस 2 की पावर 4 4 9 36 प्लस 14 प्लस 6, तो ये 20 36, ये हो गया। तो यानी x इक्वल टू 2 पे आ रहा है, यानी x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ fx, ठीक है। वो fx का क्या है, फैक्टर है। अब fx क्या है, fx को आपको लिखना है इस तरीके से, कुछ क्या है, 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 x माइनस 2। तो x में क्या मल्टीप्लाई करो कि 2x क्यूब बन जाए, तो 2x स्क्वायर, 2x दिस 2x क्यूब, और इसको इससे भी करा करो माइनस 4x स्क्वायर, यहाँ आएगा माइनस, ये आएगा प्लस, ये कैंसिल हो गया, माइनस 9x स्क्वायर प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस 5x स्क्वायर, नेक्स्ट वाला प्लस 7x लिख लो। तो इसके बाद क्या आएगा, अब देखो x में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि माइनस 5x बने, तो यहाँ पे आएगा माइनस 5x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5 टू द 10, ठीक है। यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ आ जाएगा माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा माइनस 3x प्लस 6। तो x में क्या मल्टीप्लाई करूँ, माइनस 3, तो माइनस 3x माइनस माइनस 6, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये 0 आएगा। रिमाइंडर 0 आना भी चाहिए। तो यहाँ पे fx जो ओरिजिनल था पहले आप वो लिखेंगे, ठीक है। फिर x माइनस 2 एक ब्रैकेट में लिखेंगे और जो क्वेश्चन आया वो लिखेंगे, और फिर x माइनस 2 तो ऐसे ही रहेगा, इसको फैक्टराइज जरूर कर लीजिएगा। तो ये माइनस 6x प्लस x से फैक्टराइज आसान से हो जाएगा। देखियो 2x कॉमन लो तो x माइनस 3 आएगा, यहाँ पे माइनस 1 प्लस 1 ले लो तो x माइनस 3, ये ऐसे ही आ गया। तो x माइनस 2 और x माइनस 3 और 2x प्लस 1। तो यहाँ पे x की अगर 3 वैल्यूज की बात करूँ, 3 वैल्यूज आर x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू माइनस 1/2, ठीक है। नेक्स्ट है वोवल का क्वेश्चन। वोवल के क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, उसके लिए इन्होंने एक वर्ड दिया हाउस, ठीक है, वार्मिंग। इसमें जितने कैरेक्टर्स हैं वो है टोटल 12 कैरेक्टर्स, जिसमें वोवल अगर मैं बोलूं तो XOSAI, तो सारे वोवल्स यूज हो गए। तो उन्होंने बोला है फर्स्ट ईच ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड हाउस वार्मिंग इज रिटन ऑन अ कार्ड, एक कार्ड पे लिखा है, एंड पुट इन अ बैग।
if a card is drawn random from the bag after shuffling, what probability that the card the letter on a card is a vowel? तो vowel 5 है और पांचों के पांचों में तो 5/12. One card of letter word swing, SEWING, SEWING. तो इसमें ये सारे इसमें हैं. प्रॉब्लम तब आती है जब इसमें एक वर्ड इसमें नहीं होता, तब बच्चों को कंफ्यूजन होती है, वो उसमें निकालते प्रोबेबिलिटी. बट इजी रखा है इन्होंने, सारे वर्ड इसमें हैं. तो ये 6 वर्ड है और 6 12 में से, तो 6/12 दैट कम्स 1/2. आपको आंसर पूरा सिंप्लीफाइड फॉर्म में देना होगा. 6/12 लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे, 1/2 आपको लिखना होगा. नेक्स्ट आएगा नॉट ए लेटर फॉर्म वियर. नेक्स्ट वर्ड है वियर. तो वियर में से वर्ड नहीं होना चाहिए, तो ये चारों वर्ड भी आते हैं इसमें. तो टोटल 12 है, 12 में से 4 हटा दिए, 8, यानी 8 कोई भी वर्ड हो सकते हैं. तो 8/12, जिसकी वजह से आंसर आएगा 2/3. इसके बाद जो भी आपका बचता है वो सारे के सारे हैं आपके कंस्ट्रक्शन बेस्ड क्वेश्चन. सो होपफुली ये आपको समझ में आएगा. मोटा मोटा मेरे को लगता है कि 1 घंटा 15 मिनट की वीडियो हुई है, 40 मिनट की मैं वीडियो उसको बोल देता हूं. तो 1 घंटा 50 मिनट मैंने आपको समझाने के साथ करा, जिसमें मेरा कंस्ट्रक्शन अभी नहीं हुआ है. कंस्ट्रक्शन में मान के चलेंगे 15 से 20 मिनट का वो वीडियो होगा. सो मोटा मोटा 1.25 घंटे के आसपास की वीडियो हो जाएगी, जो सैंपल पेपर मैंने आपको एक्सप्लेन करते हुए करा है, जिसे आप लोग आराम से इजीली तौर पे एक बहुत कम विड्थ में कर सकते हो. और हाँ, ध्यान देने वाली बात है, मैंने फुल पेपर अटेम्प्ट करा है, यानी टोटल जितने भी क्वेश्चन है सारे अटेम्प्ट करें. आपको सिर्फ सेक्शन बी में आपको 40 मार्क्स से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, विच ऑल्सो रिड्यूसेस योर टाइम. तो प्रॉब्लम कहाँ आती है बच्चों के साथ? प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते. एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो मेरे स्टूडेंट्स काफी फॉलो करते हैं और दे स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स. तो वो आप लोग भी कर सकते हो. कभी भी कोई भी जब एग्जाम देने जाओ, पिक सम क्वेश्चंस, ठीक है, जिनको आप मॉर्निंग से सॉल्व कर रहे हो कंटिन्यूअसली. ठीक है, पिक नॉट दैट मच बिग क्वेश्चंस, पिक सम ऐसे क्वेश्चन जिसको आपने पहले भी कर रखा है, एंड फ्रेशली सॉल्व दोस प्रॉब्लम बिफोर गोइंग द एग्जामिनेशन हॉल. बिकॉज एक मोमेंटम गेन हो जाता है, जिसकी वजह से उसी मोमेंटम के माइंडसेट में आप एग्जाम देने जाओगे, एंड दैट माइंडसेट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट. सो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा. एंड thank you for watching this video and God bless you. Take care. Bye bye. See you. So study hard.